आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर आप ये बताओ आपने कौन सी बुक पढ़ के एसएससी जीडीओ क्वालिफाई किया था। तो ये बुक है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है। आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरी पीडीएफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया गया है और हर इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे एसएससी जीडी में सभी सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं और नए पैटर्न पर आधारित हैं। मैं ये गाइड है आप देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आ चुके हैं। अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो मैं तो यही आपको बेस्ट बुक की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था। मैं प्रमोशन आपको पता ही है कि बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये अच्छी बुक है, आप ये पढ़िए और आप अपना पेपर दीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको ये मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल बिडान जी, जिनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तहसीलदार हैं इस समय हाँसी में और HCS 2019 बैच से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। बहुत बहुत। सबसे पहले अपने बारे में बताएं सर। एक्चुअली मैं डॉक्टर अनिल कुमार बिढान जी, जो बेसिकली नरवाना से हूँ जी, लेकिन जो मेरा नेटिव गांव है वो जुलानी खेड़ा है जी, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन जो बचपन की जो परवरिश रही है वो नरवाना की ही रही है और नरवाना से ही मैंने जो स्कूलिंग है 98 में +2 मैंने पास की थी SD स्कूल नरवाना से। जी, जी। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? जैसे मैंने 98 में वहाँ से करने के बाद जो 2000 में मैं HAU हिसार जो वेटनरी आज के दिन लुआस के नाम से जानी जाती है वेटनरी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ मैं 2000 में आया और जो 2005 क्योंकि 5 साल का जो कोर्स होता है तो 5 साल मैंने जो वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री के जो ग्रेजुएट डिग्री यहाँ से की। तो उसके बाद जो अगर एजुकेशन या एकेडमिक लेवल की बात करें तो 2005 में मेरा JRF लग गया था जी। तो JRF में मेरा एक्चुअली कैटेगरी में जो PH कैटेगरी में 2nd रैंक आ गया था ओवर इंडिया जी। तो उसमें मेरे को जो मैंने चुना हैदराबाद वेटनरी कॉलेज जो अंग्राऊ यूनिवर्सिटी होती थी, तो वहाँ से मैंने वेटनरी पैथोलॉजी के लिए जो है वहाँ से उस कॉलेज को चुना जी। और वहाँ से मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जी। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही 5 दिन के बाद ही जी। मैंने एज ए वेटनरी सर्जन जो हरियाणा सरकार में ज्वाइन कर लिया था डिस्ट्रिक्ट कैथल में गांव जसवंती में जी। और वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद 2007 में जी। 3 अप्रैल 2007 में तो वहाँ मैं एक ही लगभग स्टेशन पे बहुत सालों तक, यानी मैं ये कहूँगा कि 2017 तक जी। एक ही जो स्टेशन पे रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों से बहुत अच्छा एक प्यार प्रेम कह सकते हैं कि संबंध लगाव हो गया। ठीक है कि जो एक इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में था और वहाँ से वो रहा भी जी। क्योंकि 2016 में भी मैंने जैसे अटेम्प्ट दिया और 1 नंबर से मेरा इंटरव्यू रह गया था HCS का इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गया था। क्योंकि फिर मैंने बल्कि थोड़ा सा एक RTI लगाई थी कि भी आज तक ये बताया जाए ऑर्थोपेडिक जो हैंडीकैप है उसके लिए एग्जीक्यूटिव में HCS में भी हरियाणा सरकार ने आज तक कितने जॉब्स निकाली हैं। तो RTI में आया था कि जब से हरियाणा बना है और 2016 तक एक ही पोस्ट निकाली है। तो मैंने कहा था कि भी ऑलरेडी मैं ग्रुप A की जो पोस्ट है, एक वेटनरी सर्जन की जो पोस्ट है उस पर मैं तैनात हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तभी बनता है जब एक पोस्ट हुआ है कैटेगरी में जी। तो वो थोड़ा सा फिर दोबारा जाके जैसे 2019 में बात बनी और वो HCS जो के थ्रू अलाइड में जो तहसीलदार A क्लास में मेरे को चयनित हुआ मैं जी। तो वो फिर दोबारा से मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में जी। ही मेरी तैनाती हुई। तो बड़ा एक अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो दोबारा से उनको मेरे को उनसे और उनको मेरे से मिलने का जो एक सौभाग्य था कि कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो जनता है उनसे, क्योंकि उनके साथ एक प्यार प्रेम पहले से ही हो गया था। क्योंकि जो एक मेरी वेटनरी सर्जन के नाते जो वहाँ पोस्टिंग थी जिनमें कि मैं उन लोगों को जान सका जी। क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन थे HCS में भी वो भी इस चीज़ की याद दिलाते हैं जी। जैसे कि मेरे को जो इंटरव्यू था वहाँ HCS में जी। तब एक क्वेश्चन पूछा कि इंटरव्यू जो पैनल था कि आप ये बताइए कि भी आप क्यों आना चाहते हैं
HCS में जी आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, ग्रुप ए की पोस्ट है, वेटनरी सर्जन हो, और हरियाणा में वेटनरी सर्जन की तनख्वाह लगा लो या काफ़ी कुछ अच्छा, एक स्टेटस अच्छा है जी। लेकिन मैंने इसके जवाब में ये कहा था कि पहले तो कि जब हम एज ए वेटनरी सर्जन किसी के घर में जाते हैं और घर तक क्या एक चूल्हे तक पहुंच हो जाती है एक वेटनरी सर्जन की, तो वहाँ की जो पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, वेदनाएं हैं, वो हम सही तरीके से, सही मायने से उन चीज़ों को जान पाते हैं जी। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ कहूँगा कि एक वेटनरी सर्जन होने के नाते वहाँ तक पहुँच हम बना पाए, उन चीज़ों को जान पाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी एक बात थी, क्योंकि ग्रुप ए की पोस्ट पे रहते हुए ज़्यादातर क्या होता है कि भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं जा पाता आदमी, लेकिन एक वेटनरी सर्जन जो कि किसानों के घर चूल्हे तक अपनी पहुंच बनाता है, ग्रुप ए ऑफिसर होते हुए भी, तो वो एक बहुत बड़ी एक बात थी। लेकिन थोड़ा सा कचोटता भी थी कुछ चीज़ें। वो क्या कचोटती थी बातें कि भी जो हम मदद अगर उनकी करना चाहें तो एक स्फीयर में ही कर पाते थे, यानी एक एनिमल हस्बेंड्री जो स्फीयर है उसी तक हम लिमिटेड थे। लेकिन HCS में आने का वही एक उद्देश्य था कि भी उनकी जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, जो समस्याएं हैं जी, तो मतलब एम तो अपना वहीं से बना ना। बिल्कुल बिल्कुल HCS का जी। अगर एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या पैटर्न रहता है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू कब होता है, वो हमें बताएं। तो इसमें जो HCS का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि 3 सीटिंग एग्ज़ाम होता है जी। प्रिलिमिनरी पेपर होता है, मेन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। जो प्री एग्जाम है उसमें CSAT होता है और एक GS है, 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं दोनों। और जो CSAT है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके अंक जो है जुड़ते नहीं हैं। और जो GS है वो स्कोरिंग है, यानी उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है कि कौन से बच्चे जो है मेन देंगे। और मेन जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद GS और एक सब्जेक्ट, पहले 2 सब्जेक्ट होते थे लेकिन अब सिंगल सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो ये मेन का पैटर्न होता है और ये पूरा का पूरा जो है मेन सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता जी। और इसके बाद जो इंटरव्यू की जो सीटिंग है, 3rd सीटिंग और फाइनल सीटिंग जिसको कहेंगे, कि जितने भी मेन क्वालिफाई करते हैं उनका 3 गुना जितने भी पोस्ट है वो ले लेते हैं इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जो है फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद जो है वो कर दिया जाता है। इंटरव्यू हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है? एक्चुअली इंटरव्यू के लिए ऐसी कोई फिक्स एक लैंग्वेज नहीं है जिसमें भी आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो जी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हो, क्योंकि विचारों की जानने की एक प्रोसेस ही है इंटरव्यू। क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी होती है कि प्री और मेन के जो थ्रू होता है वो टेस्ट हो चुकी होती है, लेकिन आपके जो अंदर है व्यक्तित्व की जो जितने भी अच्छाइयाँ हैं जानने की ही कोशिश होती है इंटरव्यू पैनल के द्वारा। तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करने चाहिए, जो भी आपके अंदर भाव हैं, विचार हैं, वो आप अच्छे से प्रस्तुत कर सको, किसी भी लैंग्वेज में कर सको। तो वो पूरा एक ये नहीं सोचना चाहिए कि भी मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, तो उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आता है अच्छे से एक्सप्रेस जिसमें कर पाते हो उसी में आपको करना चाहिए और सफलता पक्की मिलेगी फिर जी। तो बुक्स कौन सी आप प्रेफर करना चाहेंगे, क्या शेड्यूल होना चाहिए प्री और मेंस के लिए? देखिए, जैसे कि वैसे तो हम वेटनरी से रही हैं जी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो कोई NCERT की जो बुक्स होती हैं और उसके अलावा जैसे कि आपको कई तरह से इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा कि आप, क्योंकि कहते हैं ना कि हथियार कौन सा बढ़िया, हथियार वही बढ़िया जो टाइम पे काम आ जाए। कई बार क्या होता है कि जॉब के अंदर होते हैं उसमें अलग स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है, लेकिन एक होता है फ्रेश बच्चा होता है, एक होता है फ्रेश से भी पहले लग जाता है, जैसे ग्रेजुएशन हुई नहीं उससे भी पहले तैयारी कर रहा है। तो अलग अलग जो दिशाएं हैं उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो NCERT की जो बुक्स है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद जैसे कि बहुत कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अच्छे से अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर रखते हैं और करते हैं, और उनके अलावा भी जैसे खुद से जो बच्चे को सबसे अच्छा क्या रहता है कि जो परी है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन उसको अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स जब बनाएंगे तो वो एक तो रिवाइज करना
और फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम से एग्जैक्ट होना चाहिए कि 16,718 अगर ये किलोमीटर है तो एक भी यानी 20 भी नहीं होना चाहिए वहाँ, यानी आपको याद ही उस तरह से होने चाहिए कि भी बिल्कुल फैक्चुअल। तो ये जो रिटन नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए भी वैसे तो एचएस तो मैंने नहीं कि थोड़ा सा ये ज़रूर था कि जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे, काफ़ी मित्र हैं, मंडली है अपनी, जैसे कि कैथल, नरवाना, कुरुक्षेत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें थोड़ा सा मेरा होता था कि भी कुछ लेक्चर्स विदाउट एनी ऑनरेरियम मेरे को देने की जो एक थोड़ा सा कि भी एक आदत लगा लो या उस चीज़ को कि भी इच्छा होती थी कि भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट पे कि भी अपना जो है जो लेक्चर के रूप में कुछ मैं मान लिया बच्चों का जो है सहयोग कर सकूं, तो उसी में ही एक जाने अनजाने में ही कह सकते हैं कि इंटरव्यू का हो गया। एज मैंने फॉर्मल कोई इंटरव्यू की नहीं ली ट्रेनिंग। जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जो मदर हैं जी और फादर मेरे जो हैं एक्सपायर हो चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है जी। और उसके अलावा पत्नी है, एक बेटा है मेरा जी, और जो 2 बहनें हैं जी, और एक छोटा भाई है और उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं उनके जी। जो मेरे जो माता पिता थे एक साधारण फैमिली से है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धनाढ्य मिडिल क्लास जो फैमिली होती है कि जो फादर साहब ट्रेजरी में थे, असिस्टेंट रिटायर हुए हैं और अपना जो गांव में है जैसे खेती है, चाचा वगैरह खेती करते हैं पुश्तैनी। तो मदर हाउसवाइफ थी, पशुपालन भी हमने किया, यानी भैंसें रखी। तो 4-5 जब हम नरवाना आए तो डेयरी से ही जो कहते हैं कि डेयरी और पापा की जो सैलरी थी उनसे घर चलता था। तो वो एक उन्होंने भी मेरे ऊपर कभी ऐसा नहीं है कि भी किसी तरह का प्रेशर कि जो हाँ कि जब भी मान लिया स्कूलिंग है वहाँ से ही चलो एक अच्छे टीचरों का, गुरुजनों का जो नरवाना में थे, सुशील जी थे, दिनेश जी थे हमारे, तो वो गुरुजनों का जो सम्मान, सुरेश मित्तल जी हैं, तो बड़ा एक अच्छा ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं, आज भी यानी उनकी याद आती है और उनके जो गुण बताए थे तो वो हमारा जो मार्गदर्शन करते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है एचसीएस में जी, हाउ टू डील? तो जो वैकेंसी की बात है, देखो कोई भी चीज़ है जो ऊपर जाके हमेशा शंकु आधार पर होते हैं चीज़ें, ऊपर जब हम जाते हैं तो कोई भी है एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनता है, तो जैसे ही ऊपर जाते हैं संख्या कम होती जाती है, लेकिन जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो भी कम होते हैं। तो आपको उन्हीं में compete करना है। जैसे क्या होते हैं कि जो एचसीएस के लिए तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन बहुत सीरियस कई नहीं होते, तो आपको एक ही चीज़ है कि जो सीरियसनेस है और लगातार एक कंटिन्यूटी जो बनानी होती है उसी में करना होता है। कि कंटिन्यूटी बनाने से क्या होता है कि जैसे अभी एक रिजल्ट आया है आईएएस का नॉमिनेशन में, उसमें भी हमारे जो 2 वेटनरी सर्जन हरियाणा सरकार के और आईएएस कैडर में आए हैं, तो वो उनका एक लंबा संघर्ष है, उसी की ही जीत हुई है। क्योंकि आप जो है किसी एक फील्ड में कि कभी खाली तो मत बैठो, रेगुलर रहो और आप कंसिस्टेंट जो है प्रयास वो करो, क्योंकि उसमें जो है आप भगवान आपको सफलता ज़रूर देगा जी, पक्का देगा जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे जानकर, अपने बारे में बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।